गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट में चैप्टर करेंगे आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। ये जो फार्मेसी लॉ एथिक्स में चैप्टर है ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल 1945 और उसमें जो नए अमेंडमेंट हुए वो सभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टार्टिंग में देखते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 में आया था एंड जो ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स थे वो 1945 में आए, यानी कि एक्ट 1940 में आया। रूल ये हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्ट होता है वो पहले आता है और रूल्स हमेशा बाद में बनते हैं। तो रूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 5 साल बाद बने और एक्ट 5 साल पहले है। एक्ट 1940 में आया, रूल उसके 1945 के। उसके बाद इस एक्ट में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, एक्ट और रूल थे, इसमें कुछ संशोधन हुए, अमेंडमेंट जिनको कहते हैं इंग्लिश में। संशोधन का मतलब इसमें कुछ नया जोड़ा गया, कुछ हटाया गया, उसको संशोधन कहते हैं। संशोधन देखते हैं इसमें क्या संशोधन हुए। फर्स्ट जो इसमें संशोधन हुआ था वो था ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1962। ड्रग अमेंडमेंट एक्ट 1962 के नाम से कानून आया था। तो पहला संशोधन इसमें 1962 में हुआ। उसके बाद सेकंड इसमें संशोधन हुआ 1964 में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स अमेंडमेंट एक्ट के नाम से संशोधन हुआ था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट अमेंडमेंट। उसके बाद थर्ड जो अमेंडमेंट हुआ, तीसरा जो संशोधन हुआ वो हुआ था 1972 में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 1972 के नाम से एक्ट आया। उसके बाद पांचवा जो अमेंडमेंट है वो हुआ था 1982 में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अमेंडमेंट एक्ट 1982 का उसको नाम दिया गया। उसके बाद छठा जो अमेंडमेंट इसमें हुआ था वो हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1986। छठा 86 में ही हुआ था। तो एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है कि छठा अमेंडमेंट 1986 में ही हुआ था, इससे आपको याद करने में इजी होगा कि छठा अमेंडमेंट हुआ था ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1986 में हुआ। सातवां जो अमेंडमेंट हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वो है 1995 में, और उसका नाम भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो ये इसके संशोधन थे, तो इसमें कुछ संशोधन किए गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कि ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था इसको बनाने का, क्यों बनाया गया, तो वो डिस्कस करेंगे। पहला जो इसका मेन उद्देश्य था बनाने का वो था टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन द कंट्री। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि इसका पहला उद्देश्य, इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये था कि अपने देश के अंदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक की किन किन चीजों को रेगुलेट करना, इंपोर्ट को रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना और सेल को रेगुलेट करना। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हमारे देश में ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को रेगुलेट करना। यानी इससे पहले 1940 से पहले ये चीजें कोई एक्ट से रेगुलेटेड नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम इस एक्ट से इन चीजों को रेगुलेट करने की एक कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट बना। तो इंपोर्ट का मतलब वो होता है कि किसी दूसरे देश से ड्रग या कॉस्मेटिक मंगवाना हो, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होना, और सेल जो मेडिकल शॉप्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वहां से जो ड्रग की बिक्री होती है उसको सेल कहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का। तो ये 3 पॉइंट मेन थे इसमें, ड्रग्स और कॉस्मेटिक की इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, इनको रेगुलेट किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि इसका सेकंड उद्देश्य क्या था। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि टू क्रिएट एंड डेवलप एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नेसेसरी टू रेगुलेट द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि इस एक्ट का दूसरा मुख्य उद्देश्य था
कि अपने देश में इस एक्ट में जो प्रोविजन बनाए गए थे, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, इस एक्ट में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में था, इसमें जो प्रावधान बनाए, जो नियम कानून बनाए, उनको रेगुलेट करने के लिए यानी कि नियंत्रण में रखने के लिए कोई ऐसी मशीनरी की भी आवश्यकता थी जो इसको नियंत्रित रख सके, रेगुलेट कर सके। तो एक ऐसी मशीनरी बनाने का प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया। वो मशीनरी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या मशीनरी थी। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। कोई डीसीसी बनी थी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, डीटीए भी बना था, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग इंस्पेक्टर्स हो गया, गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गए। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी जो इस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसके प्रोविजन को बनाई गई थी। तो सेकंड इसका उद्देश्य हो गया कि इस एक्ट के प्रोविजंस को ग्राउंड पे अप्लाई करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी बनाई गई इस एक्ट के द्वारा। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रोविजन देखते हैं, प्रावधान देखते हैं इस एक्ट का क्या उद्देश्य था। इन 1945 the Origin Act and rule were concerned with allopathic drugs only. Subsequently, from time to time, amendment Ayurvedic, Siddha, Unani medicines and homeopathic drugs were incorporated into the act. And इस पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में कि ये कह रहा है कि 1945 तक ये कह रहा है कि जो ये कानून था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड जो ये रूल थे, इसमें क्या था, ये सिर्फ एक एलोपैथिक दवाइयों पे अप्लाई थे। इसमें आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक इस टाइप की जो दवाइयां आती है उनका कोई ज्यादा कुछ प्रावधान नहीं था इसके अंदर। तो 1945 में उस टाइम कुछ इनको भी इसके दायरे में लाया गया। जो दूसरे मेडिसिन के सिस्टम है एलोपैथिक को छोड़ के, जैसे आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथिक, इनको भी इस एक्ट में लाया गया। यानी अभी प्रेजेंट में क्या है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर हम अगर बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, अगर हम प्रेजेंट में बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, तो इस एक्ट में भी क्या है, इस एक्ट में एलोपैथिक ड्रग्स भी कंट्रोल की गई हैं, आयुर्वेदिक भी, सिद्धा भी, यूनानी भी और होम्योपैथिक भी, यानी सभी टाइप की जो मेडिसिन है उनको इस एक्ट के दायरे में लाया गया और उसको कंट्रोल किया गया। तो ये इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान। उसके बाद देखते हैं ये इसके थे कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब इसके उद्देश्य क्या थे, इस कानून को बनाने के लिए क्या क्या उद्देश्य थे, तो वो हमने अभी डिस्कस कर लिए कि इसके क्या क्या उद्देश्य थे। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ नेक्स्ट पॉइंट। ये इसके उद्देश्य थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कुछ डेफिनेशंस हैं, यानी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं इस कानून के अंदर। ये जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल जो बने, इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई कि ड्रग क्या होती है, कॉस्मेटिक क्या होता है, एलोपैथिक क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, सीधा क्या है, यूनानी दवाइयाँ क्या होती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस इसमें दी गई, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले जो इसमें परिभाषा दी गई है वो है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाइयाँ क्या होती है। ये डेफिनेशन कुछ इसमें दी गई है। इसमें कहा गया है कि इंक्लूड ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल या एक्सटर्नल यूज फॉर इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिवली इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूले डिस्क्राइब्ड इन ऑथेंटिक बुक्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी जो दवाइयां, उनकी परिभाषा में क्या कह रहा है कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी में वो सारी दवाइयां आएगी जो क्या होती है इंटरनल या एक्सटर्नली ह्यूमन या एनिमल्स में यूज हो। किस लिए, उनको डायग्नोस करने में, किसी डिजीज को, किसी चीज के ट्रीटमेंट में, किसी डिजीज को मिटिगेट करने के लिए, किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन या एनिमल में जो यूज हो, और वो कैसे बनाई गई हो, मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिवली, और वो कैसे, किस अकॉर्डिंग बनी हो, कि वो इस अकॉर्डिंग बनी हो कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, आयुर्वेदिक की ऑथेंटिक बुक्स हो गई, सिद्धा की, यूनानी की, तिब्बत सिस्टम की, इनकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें जो फॉर्मूले दिए हैं उन फॉर्मूले से वो बनाई गई हो,
तो उनको इस एक्ट में आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग के रूप में परिभाषित किया गया है, और ये दी गई है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। यानी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल का जो पहला शेड्यूल है उसमें इनको डिफाइन किया गया है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाइयां क्या होती है। उसके बाद इसी तरह से कुछ ये बोर्ड दे दिया कि बोर्ड क्या होता है, वो मैंने अभी बनाया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी सेक्टर कंट्रोल करने के लिए। उस बोर्ड के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया इस सेक्टर में। उसके बाद इसमें कॉस्मेटिक की परिभाषा दी गई कि कॉस्मेटिक क्या होता है। कॉस्मेटिक मीन एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, sprinkled, sprayed on या introduced into या otherwise applied to the human body या any part thereof for cleaning, beautifying, attractiveness, altering the appearance, and includes any article intended for use as a component of cosmetics. A component of cosmetics. इसमें इसकी कॉस्मेटिक की परिभाषा बताई गई है कि कॉस्मेटिक क्या होता है। इसमें क्या बताया गया, कॉस्मेटिक्स क्या होगा। तो कॉस्मेटिक मीन एनी आर्टिकल, की कोई ऐसा आर्टिकल वो कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आएगा जो क्या हो, रब किया जाए बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी में, उसको पोर किया जाए, स्प्रिंग किया जाए, स्प्रे किया जाए। यानी ह्यूमन बॉडी पे हम जो भी अप्लाई करते हैं, जिनको रब करते हैं, पोर कर दिया, कोई पाउडर हो गया, कोई स्प्रे हो गया, और किसके लिए करते हैं वो, फॉर क्लीनिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रमोटिंग, अट्रैक्टिवनेस, अपीयरेंस। और वो ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी को क्लीन करने के लिए, ब्यूटिफाइंग करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, उसकी अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करने के लिए कि ऐसा कुछ लगाए ह्यूमन बॉडी में कि हम अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए जो हम आर्टिकल्स यूज करते हैं उनको क्या कहा गया है, उनको कॉस्मेटिक कहा गया है इस सेक्टर रूल के अंदर। ये कॉस्मेटिक की परिभाषा है। उसके बाद इसी तरह ड्रग की परिभाषा दी है कि ड्रग क्या होता है। ड्रग की भी इस सेक्टर में परिभाषा दी गई है कि ड्रग क्या होता है। ड्रग में क्या कहा गया है, ड्रग की कई सारी परिभाषा दी गई है कि दवा होती क्या है। ये कहता है कि ड्रग इंक्लूड ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल या एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर या इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज, डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स। पहले पॉइंट में क्या परिभाषित कर रहा है कि दवा क्या होती है। ये कहती है कि दवा में वो सारी दवाइयां आएगी, दवा में क्या है, वो सारी मेडिसिन आएगी जो ह्यूमन और एनिमल में इंटरनल और एक्सटर्नली यूज होती है। और किस लिए यूज होती है, किसी डिजीज को डायग्नोज करने में, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में, किसी डिजीज को मिटिगेट करने के लिए, किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उन सभी को दवाइयां कहा गया है। और इसमें वो भी चीजें आ जाएंगी जो इंसेक्ट रिपेलेंट वगैरह, मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज करते हैं, वो भी मेडिसिन का बात है। ये इसकी दवा की पहली परिभाषा में। दूसरी परिभाषा में कहता है कि सच सब्सटेंस इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर या एनी फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी या इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन या इंसेक्ट व्हिच कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग या एनिमल हैज बीन स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि ड्रग की क्या परिभाषा होगी। इसमें कहेंगे कि फूड को छोड़ के, अदर देन फूड, कि जो हम खाने की आइटम है उनको छोड़ के, और वो सभी सब्सटेंस जो अफेक्ट करें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को, कि खाने की चीजों को छोड़ के, फूड आइटम को छोड़ के, वो सभी सब्सटेंस जो खाने से ह्यूमन का स्ट्रक्चर, बॉडी का या फंक्शन प्रभावित हो, उनको भी ड्रग की परिभाषा में लाया गया। तो इनमें ये भी लिखा गया है कि कोई इंसेक्ट वगैरह को किल करने के लिए, ह्यूमन के अंदर इंसेक्ट की डिजीज को भी किल करने के लिए कुछ सब्सटेंस यूज होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल गजट में कुछ ऐसा पब्लिश करती है, तो वो सब्सटेंसेस भी किसमें आएंगे, वो सब्सटेंसेस भी ड्रग की परिभाषा में आएंगे। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन भी दी गई है ड्रग की। तीसरी डेफिनेशन क्या है, ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज एज कंपोनेंट ऑफ ए ड्रग इंक्लूडिंग एम्पिटी जिलेटिन कैप्सूल। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, कि वो सभी पदार्थ, वो सभी सब्सटेंस भी ड्रग के अंदर आएंगे जो यूज हो एज ए कंपोनेंट ऑफ ए ड्रग, कि ड्रग के किसी कंपोनेंट के
कंपोनेंट यानी घटक कह देते हैं हिंदी। ड्रग के किसी घटक के रूप में प्रयोग हो वो भी ड्रग में आएंगे। तो इसमें आ गया एग्जांपल है कि एमपीटी जिलेटिन के जो एमपीटी खाली जो कैप्सूल आते हैं जिलेटिन के, जो आप कैप्सूल्स वगैरह खाते हो जिसमें अंदर उसमें मेडिसिन होती है और ऊपर दो कैप है, ऊपर कैप लगी होती है नीचे बॉडी होती है ना। ये कैप्सूल्स टाइप का होता है, ऐसा कुछ कैप्सूल्स होता है। तो ये इसकी बॉडी होती है नीचे वाली, ये इसकी बॉडी होती है और इसमें ऊपर ऐसे कैप लगी होती है कैप्सूल में, ये कैप होती है इसकी कैप। तो इस वाले बॉडी के अंदर हम क्या है ड्रग फिल करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि खाली जो एक कैप्सूल है जिलेटिन का ये भी ड्रग में आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे भी चौथे नंबर पे भी कुछ ड्रग के बारे में बताया गया है कि ड्रग क्या होती है। सच डिवाइसेस इंटेंडेड फॉर इंटरनल या एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मिटिगेशन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स एज मे बी specified from time to time by central government by or notification in the official gazette after consultation with the board। ये कह रहा है कि ऐसे डिवाइस भी ड्रग में आएंगे जो यूज हों ह्यूमन या एनिमल के इंटरनल या एक्सटर्नली किसी डिजीज को डायग्नोज करने में, किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, किसी डिजीज को मिटिगेशन करने के लिए सिम्टम को, या किसी डिजीज को प्रिवेंशन के लिए। जो चीजें ह्यूमन या एनिमल बीइंग में ऐसे कोई डिवाइसेस वगैरह अगर यूज कर रहे हैं तो उनको भी ड्रग के दायरे में लाया गया है, उनको भी ड्रग माना गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजेट में टाइम टू टाइम ऐसा कुछ पब्लिश किया है, जो डीटीएबी से कंसल्ट करके ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से, उनको भी दवा में समझाया गया, माना गया। तो ये परिभाषा थी, कुछ 4 परिभाषा थी कि दवाइयां होती क्या है, दवा क्या होती है, ड्रग क्या होती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में बताया गया है सी पार्ट के अंदर। इसमें मैंने बताया था ना कि इस कानून का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 वाला कानून और रूल थे 1945, इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था लाने का कि इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी प्रशासनिक मशीनरी भी खड़ी करना कि इस एक्ट को पूरे देश में हमको अप्लाई करना है, किस तरह से इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से इस कानून को अप्लाई कर सकें पूरे देश में। उसके लिए प्रशासनिक तंत्र चाहिए, वो तंत्र भी इस कानून में बनाया गया। और वो तंत्र क्या है, उस तंत्र का नाम है पहले गवर्नमेंट एनालिस्ट। उस तंत्र का एक भाग है, एक पार्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट कहते हैं जिसको। गवर्नमेंट का मतलब सरकारी हो गया, और एनालिस्ट अगर सिंपल भाषा में कहें कि किसी चीज को एनालिसिस करने वाले को कहते हैं, विश्लेषक को कहते हैं, जो किसी चीज का विश्लेषण करे। और यहाँ किस चीज का विश्लेषण करेंगे, यहाँ विश्लेषण करेंगे हमारा किससे कंसर्न है इस एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक से। यहाँ दवाइयों और कॉस्मेटिक का जो विश्लेषण करता है कि वो कोई डुप्लीकेट तो नहीं बना दिए किसी कंपनी ने, उनकी क्वालिटी जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के है नहीं है, ऐसी वो ऐसे पर्यावरण में ऐसे एनवायरनमेंट में बने हैं या नहीं बने कि उनको यूज किया जा सके ह्यूमन या एनिमल के अंदर। उन सभी चीजों के कंसर्न को जो दवाइयों की जांच पड़ताल करते हैं, या मेडिकल स्टोर से जो नकली दवाइयां पकड़ ली इंस्पेक्टर से पकड़ के ले जाते हैं डीआई, उनकी फिर वो गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास देते हैं, वो इनका विश्लेषण करते हैं कि ये दवाइयां नकली है असली है क्या है। ये गवर्नमेंट एनालिस्ट को भी इसमें परिभाषा दी गई है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है। इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स ए गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 33F 33F अंडर 33F। और सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग या कॉस्मेटिक गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने बताए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाले कौन से हैं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट 2 तरह के बता दिए। एक तो आयुर्वेद, इस कानून में क्या है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सारी दवाइयों को नियंत्रण में लिए हुए हैं। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स, उनके लिए गवर्नमेंट जो एनालिस्ट अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, वो तो नियुक्त होंगे इस कानून के 33F जो सेक्शन है, इस कानून और रूल का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 का जो सेक्शन 33F है,
उसके तहत आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को नियुक्त किया जाएगा। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसको नियुक्त करेगी। नियुक्त कौन करेगी? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करेगी। दूसरा ये कह रहा है कि उसके बाद जो दवाइयां रहेगी, उसके बाद दवाइयां कौन सी रहेगी? एलोपैथिक दवाइयां रहेगी। तो दूसरे पॉइंट में एलोपैथिक दवाई के बारे में बता रहा है कि जो एलोपैथिक ड्रग या कॉस्मेटिक्स हैं उनको भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और उनको किस सेक्शन में अपॉइंट करेगी? किस एक्ट के सेक्शन 20 में अपॉइंट करेगी। तो यह ध्यान रखना है, 33 एक्ट में अपॉइंट करती है आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी सिस्टम के लिए, ड्रग्स के लिए। और बाकी जो अदर ड्रग्स बच गई, जो एलोपैथिक या कॉस्मेटिक्स बच गए, उनके लिए सेक्शन 20 में के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। उसके बाद दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इसमें बताइए, इंस्पेक्टर्स होता है, जो आपको बताया था कि ड्रग इंस्पेक्टर जिसको कह देते हैं, जो मेडिकल की रिटेल स्टोर है, मेडिकल की जो दवा की दुकानें हैं, विक्रय केंद्र है दवा के, उनमें चेकिंग करते हैं प्रॉपरली कि वहाँ दवाइयाँ प्रॉपरली कानून के तहत बेची जा रही है, नहीं बेची जा रही है, उनको इंस्पेक्टर्स कह देते हैं। ये भी इस कानून में इस तरह से इनको इंस्पेक्टर्स को भी परिभाषित किया गया है इस कानून के। तो ये कुछ इस कानून का इंट्रोडक्शन था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो कानून है कैसे क्यों बना, किस लिए लाया गया। तो सिंपली हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या था, कब बना था ये कानून? 1940 में बना था। इसके रूल कब बने? 5 साल बाद बने, तो 1945 में बने थे। उसके बाद इसमें इतने सारे कुछ संशोधन हुए। संशोधन की बात करें तो इसमें 7 संशोधन हुए थे। संशोधन 6 से और 6 से 7 है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून में कितने संशोधन हुए? 7 संशोधन हुए। आसान सा तरीका याद रखने का। और इसके उसके बाद ये उद्देश्य हमने पढ़े कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे, कि ड्रग की इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल को कंट्रोल करना, इस कानून को लागू करने के लिए एक मशीनरी खड़ी करना, प्रशासनिक मशीनरी खड़ी करना। तो ये कुछ इसके उद्देश्य थे इस कानून के। कुछ इसमें परिभाषाएं दी गई हैं इस कानून में, वो हमने पढ़ी। सभी स्टूडेंट का काफी धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से सुना इस लेक्चर को।